स्वागत है आप सभी का दिव्या टुनाइट में। मैं हूं आलोक सिंह और बुलेटिन में सबसे पहले बात मध्य पूर्व में जारी संघर्ष की, जहां अब संघर्ष विराम की सूरत नजर आ रही है। रविवार को सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक करके गाजा पट्टी में तुरंत और बिना शर्त संघर्ष विराम के लिए कहा था। हमास और इजराइल के बीच बीते 21 दिनों से संघर्ष चल रहा था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर ये संघर्ष विराम कितना कामयाब साबित होगा। गाजा पट्टी में संघर्ष को 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। इजरायली हमलों में अब तक 1000 ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि हमास की तरफ से किए गए जवाबी हमलों में 40 से ज्यादा इजरायली मारे गए हैं। इसी बड़े तनाव को देखते हुए 15 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रविवार रात आपात बैठक की। बैठक के बाद सुरक्षा परिषद की तरफ से गाजा में तुरंत और बिना शर्त के संघर्ष विराम की अपील की गई। सुरक्षा परिषद ने दोनों पक्षों से ईद और उसके बाद के दिनों तक संघर्ष विराम जारी रखने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यह अपील मिस्र की पहल पर की गई है, जिसके तहत संघर्ष विराम का इस्तेमाल गाजा के भविष्य के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए किया जाएगा। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भी इजराइल और फिलिस्तीन से शांति की अपील की थी। I think the violence must stop now and immediately start dialogue and address all the root causes which have already been identified. इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद वैसे काफी पुराना है, लेकिन मौजूदा खूनी कहानी की शुरुआत इसी साल जून में हुई, जब सक्रिय आतंकवादी संगठन हमास ने फिलिस्तीन के हेब्रोन शहर में रहने वाले 3 इजरायली युवकों को अगवा कर उनकी हत्या कर दी। और फिर एक फिलिस्तीनी युवक की हत्या ने एक बार फिर गाजा और आसपास के इलाकों को सुलगा दिया। इजराइल ने इन हत्याओं के बाद हमास के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें 1000 ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस संघर्ष में भारी संख्या में बच्चे और महिलाओं ने भी अपनी जान गंवाई। फिलहाल सोमवार को दोनों तरफ से शांति नजर आई, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर ये शांति कब तक बरकरार रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात अफगानिस्तान की, जहां एक तरफ आतंकी हमले हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमलों का विरोध भी हो रहा है। तालिबान के ऐसे ही हमलों के विरोध में काबुल में सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली। अफगान लोगों का मानना है कि देश से विदेशी सेनाओं की वापसी को देखते हुए खतरा बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। 14 जून को हुए चुनाव में धांधली के आरोपों के बाद दोनों उम्मीदवार अशरफ घानी और अब्दुल्ला दोबारा वोटों की गिनती के लिए राजी हुए थे, जिसमें फिलहाल अभी वक्त लग सकता है। लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता तालिबान का आतंक बना हुआ है। सैकड़ों अफगान लोगों ने आतंकी हमलों के खिलाफ न सिर्फ राजधानी काबुल में बल्कि देश के कई और शहरों में रैलियां निकाली। काबुल में हाथों में बैनर थामे ये लोग अफगानिस्तान के झंडे लहराकर हमले रोकने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आतंकी हमलों में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। लोग बेगुनाह हैं, लेकिन तालिबान उन्हें निशाना बना रहा है, वो भी जानबूझकर। वो ऐसे अपराध कर रहा है जो मानवता के खिलाफ हैं। काबुल की ही तरह उत्तरी प्रांत हेरात में भी करीब 800 लोगों ने तालिबानी हमलों के खिलाफ रैली निकाली। इनका कहना था कि आतंकी हमलों में ज्यादातर आम लोगों की जान जा रही है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन के मुताबिक बीते 1 महीने में रमजान के दौरान हिंसा और हमलों में 150 बेगुनाह लोग मारे गए हैं। 15 जुलाई को पक्तिका प्रांत में हुए हमले में 89 लोगों की मौत हो गई थी। लोगों को डर है कि अगर इस साल अफगानिस्तान से विदेशी सेनाएं वापस लौट गई तो तालिबान का खतरा और बढ़ सकता है। मुझे लगता है विदेशी सेनाओं की वापसी कई गंभीर समस्याओं का कारण है। अफगानिस्तान खुद की रक्षा करने के काबिल नहीं है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त हथियार और सुरक्षा बल नहीं है। साफ है, अफगानिस्तान में आतंक ने जिस तरह फिजा को बिगाड़ा है, उसे देखते हुए आम अफगान नागरिक के मन में डर घर कर गया है। और अगर जल्द हालात पर काबू नहीं पाया गया तो अफगानिस्तान पर एक बार फिर तालिबान का राज कायम हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है तालिबान, जिसे साल 2001 में अमेरिकी सैनिकों ने सत्ता से बाहर खदेड़ दिया था।
लेकिन अफगानिस्तान में फैली अस्थिरता को तालिबान अपनी वापसी के मौके के तौर पर देख रहा है। अफगानिस्तान में एक तरफ राजनीतिक सूरत हाल साफ नहीं हो पा रहा है, तो दूसरी तरफ आतंकी हमलों का खतरा बढ़ता जा रहा है। तालिबानी आतंकियों के बढ़ते हौसले यहाँ के लोगों के लिए खौफ की वजह बन गए हैं। इसी महीने की शुरुआत में तालिबान ने राजधानी काबुल में 3 बड़े हमले किए। आतंकियों की मंशा साफ है कि वो एक बार फिर काबुल की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, जहां से साल 2001 में अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया था। पर 13 साल बाद अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत बढ़ती दिख रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस साल के शुरुआती 6 महीनों में हिंसा में साल 2013 के मुकाबले 17% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें आम अफगान नागरिक और बच्चे मारे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी से जून तक आतंकी हमलों में 1564 लोग मारे गए हैं, जबकि साल 2013 में यह आंकड़ा 1342 था। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि हिंसा की घटनाओं में इजाफा ज्यादा जनसंख्या वाले इलाकों में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट में इस बात पर भी चिंता जताई है कि इस साल अब तक ज्यादातर लोग हिंसा, रॉकेट और मोर्टार हमलों में मारे गए हैं, जबकि पहले ज्यादातर लोगों की जान बम धमाकों में जाती थी। अफगानिस्तान में तालिबान का खतरा ऐसे वक्त पर बढ़ता जा रहा है जबकि इस साल यहाँ से विदेशी सेनाओं की वापसी होनी है, और ऐसे में अफगान सुरक्षा बल देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा हामिद करजई के सामने प्रस्ताव रख चुके हैं कि अगर वो चाहें तो 10,000 अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में रुक सकते हैं ताकि अफगान सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग दी जा सके। लेकिन करजई का कहना है कि इस बात का फैसला वो अपने उत्तराधिकारी पर छोड़ते हैं, और उत्तराधिकारी का मसला ही अफगानिस्तान में राजनीतिक विवाद की वजह बना हुआ है। अफगानिस्तान में जो भी शख्स नई सरकार की कमान संभालेगा, उसके सामने कमजोर अर्थव्यवस्था, असुरक्षा और आतंकवाद से निपटना बड़ी चुनौती होगा। दरअसल तालिबान सत्ता परिवर्तन के इस दौर को खुद की वापसी के लिए मुफीद मान रहा है, और 13 साल से सत्ता से बाहर बैठे तालिबान की बढ़ती ताकत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं अफगानिस्तान में पैदा हुई अस्थिरता को चीन भी दखल के मौके के तौर पर देख रहा है। चीन का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थ की भूमिका वो निभा सकता है और शांति प्रक्रिया में मदद कर सकता है, पर सवाल है कि आखिर चीन ऐसा क्यों चाहता है। चीन की चालबाजियां किसी से छिपी नहीं है। भारत एक बार नहीं कई बार चीन की चालाकी देख चुका है, फिर चाहे बात सीमा पर घुसपैठ की हो या फिर पाकिस्तान के साथ नजदीकियों की। पाकिस्तान से दोस्ती निभाने वाला चीन अब अफगानिस्तान से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश में है। अफगान मामलों पर चीन के विशेष दूत सन यूक्सी का कहना है कि चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव को कम करने और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। चीन के विशेष दूत ने ये बातें इस्लामाबाद में पाकिस्तानी नेताओं के साथ बैठक के दौरान कही। हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा बल, जिनमें सेना और पुलिस दोनों शामिल हैं, आतंकवाद के खिलाफ अभियान में सकारात्मक सहयोग दे रहे हैं। इसलिए हम इस मसले पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। चीन का कहना है कि अफगानिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी की है, लेकिन इसके लिए जरूरत है सभी पक्षों के बीच एक राय बनाने की। मैं सोचता हूं कि भविष्य में सुरक्षा की जिम्मेदारी अफगान सुरक्षा बलों की होनी चाहिए, जिसमें नई सरकार का नेतृत्व अफगान राष्ट्रपति, अफगान सेना और वहां की पुलिस अहम है। लेकिन एक और अहम पहलू ये भी है कि सभी पक्षों के बीच आम सहमति बने। चीन के विशेष दूत के मुताबिक पाकिस्तान में चीन का असर साफ देखा जा सकता है और भविष्य में दोनों देशों के रिश्ते और बेहतर होंगे। चीन और पाकिस्तान बेहतर रणनीतिक साझेदार हैं। आप पाकिस्तान में कहीं भी जाएं, आप चीन का असर देखेंगे। यहाँ की सड़कों पर, रेलवे पर और कई जगहों पर चीन और पाकिस्तान के रिश्ते भविष्य में और भी बेहतर होंगे। साफ है, पाकिस्तान और चीन की गहरी दोस्ती का असर अब नजर आने लगा है और अब दोनों देश मिलकर अफगानिस्तान में दखल देना चाहते हैं। माना जा रहा है कि चीन की कोशिश अफगानिस्तान से विदेशी सेनाओं की वापसी के बाद अपना हस्तक्षेप बढ़ाने की है, ताकि एशिया महाद्वीप में वो अपनी पैठ और मजबूत कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एप्पल
दुनिया की साख इस कंपनी की दुनिया भर में है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 171 अरब डॉलर के इस विशाल कंपनी में सॉफ्टवेयर सर्विस और सपोर्ट करने वाली भारतीय कंपनियों की तादाद बढ़ती जा रही है। एप्पल में करीब 47,000 भारतीय कर्मचारी हैं। आज इसी कंपनी में 1/3 इंजीनियर भारतीय हैं। अमेरिका स्थित HFS रिसर्च के मुताबिक कंपनी ने 2001 से 2010 तक H-1B वीजा के लिए 1,750 एप्लीकेशन दाखिल की थी, लेकिन 2011 से 2013 के बीच इस संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और ये 2,800 तक जा पहुंची। HFS रिसर्च के मुताबिक एप्पल ने 2012 में जो आंकड़े दिए थे उनके अनुसार 47,000 भारतीय सीधे तौर पर यूएस में एप्पल के साथ जुड़े हुए हैं और 12,000 इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और मार्केटिंग एजेंसी के लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय एयरटेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है। कंपनी के ग्राहकों की संख्या 30 करोड़ पहुंच गई है। इन ग्राहकों में भारत और दुनिया के दूसरे देशों के ग्राहक शामिल हैं। कंपनी का कारोबार एशिया और अफ्रीका के 20 देशों में फैला हुआ है। भारतीय एयरटेल के ग्राहकों में मोबाइल, फिक्स्ड लाइन, डायरेक्ट सब्सक्राइबर लाइन और डायरेक्ट टू होम सेवा शामिल है। कंपनी की मार्केट कैप 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा के साथ डिनर करना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन मुंबई की नेहा नाइक कुछ स्पेशल है जिन्हें ओबामा के साथ डिनर का मौका मिला है। देखिए रिपोर्ट। चौबीस साल की नेहा और उसके परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि गुरुवार यानी 31 जुलाई को उसके डिनर के मेजबान होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा। इनविटेशन सीधे व्हाइट हाउस से आया, जिसमें दुनिया भर से 12 डिफरेंटली एबल्स लोगों को डिनर के लिए बुलाया गया है। इसमें मुंबई के गोरेगांव इलाके की रहने वाली 24 साल की मोटिवेशनल स्पीकर और खिलाड़ी नेहा नाइक भी शामिल है, जो स्पेशल ओलंपिक्स की इंटरनेशनल ग्लोबल मैसेंजर है। नेहा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उन्हें गर्व हो रहा है कि वो अनारकली स्टाइल का सूट पहनकर व्हाइट हाउस के डिनर में जाएंगी। उनको मैसेज देना चाहूंगी, स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। उम्मीद करेंगे जब नेहा वहां से लौटेगी तो बहुत सारी खुशियां लेकर आएगी और अपना जो मैसेज है वो बराक ओबामा तक कन्वे करेगी और बराक ओबामा उम्मीद करेंगे कि नेहा के इस मैसेज को कंसिडर करेंगे। इकलौती बेटी के अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ डिनर की खबर से नेहा के पिता प्रकाश नाइक और मां आशा भी बहुत खुश है। बचपन में सामान्य बच्ची नेहा को 5 साल की उम्र में आए तेज बुखार ने उसके मानसिक विकास पर बुरा असर डाला, मगर नेहा ने हार नहीं मानी। सामान्य स्कूल से स्पेशल स्कूल, फिर खेल में अच्छा प्रदर्शन, मगर जिस कला ने नेहा को बुलंदी पर पहुंचाया वो थी लोगों को प्रेरणादायक बातें बताने की क्षमता। उनकी इसी शैली की वजह से उन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक्स का ग्लोबल मैसेंजर बनाया गया। स्कूल में उसको कोई पास में नहीं लेता था, उसको पढ़ाई नहीं होती थी, इसके लिए बच्चे भी उसको हमेशा चिढ़ाते थे। आज वही सारे बच्चे फ्रेंड्स उसको बहुत पास करते हैं। आज मेरी लड़की ये लेवल पे जा रही है मिस्टर बराक ओबामा के पास, बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। यह कोई पहली बार नहीं है कि नेहा विदेश जा रही है। नेहा का ये 7वां विदेशी दौरा है। कई विदेशी प्लेटफॉर्म पर वो स्पीच दे चुकी है। बहरहाल व्हाइट हाउस के डिनर के लिए नेहा मंगलवार को रवाना होंगी। नेहा के साथ उनकी मेंटर भी होंगी। अश्विनी कुमार पांडे, जी मीडिया, मुंबई। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अब तक 24 मेडल जीते हैं और उनमें से आधे पदक देश की गोल्डन गर्ल्स ने अपने दमखम से जीते हैं। शूटिंग हो, वेटलिफ्टिंग हो या फिर जूडो, हर किसी खेल में दुनिया ने इनकी मौजूदगी को महसूस किया। इन गोल्डन गर्ल्स ने अपनी राह में आने वाली हर रुकावट को चैलेंज की तरह देखा और आज वो दुनिया जीत चुकी है, क्योंकि इनके हौसले की उड़ान बहुत ऊंची है। Well, a big cheer from the viewers, hoping to shock everybody and take the gold. Didn't look him under. ये तस्वीरें ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला खिलाड़ियों के गरजने की कहानी बयां कर रही हैं। दुनिया को एहसास दिला रही हैं कि चाहे निशाना लगाना हो या फिर वजन उठाना, उनके दमखम के आगे सब फेल। क्योंकि उनमें है जीतने का हुनर,
कल की बात अब पुरानी हो चुकी है। और इस दौर में वो अपने अंदाज से खेल की दुनिया में लिख रही हैं नई कहानी। अब वो पुरुषों से पिछड़ती नहीं, बल्कि देश के लिए मेडल जीतने में भी आगे और आगे दिखती है। भारत की वुमेन पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। अब तक भारत ने 7 गोल्ड समेत कुल 24 पदक जीते हैं। इनमें से 13 पदक भारतीय महिला खिलाड़ियों ने देश की झोली में डाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि भारतीय महिला खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल शूटिंग और वेट लिफ्टिंग जैसे दमखम वाले खेलों में जीते हैं। वैसे जो भारतीय महिला खिलाड़ी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई, उनके लिए भी कॉमनवेल्थ गेम्स में मिले पदक सुनहरी कामयाबी से कम नहीं है। भारतीय खेल की दुनिया में नए सितारे अपनी चमक बिखेर रहे हैं और इस बार तो देश के हर कोने से हर खेल में नई चैंपियन सामने आ रही हैं, चाहे वो शूटिंग हो, वेट लिफ्टिंग या फिर जूडो। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, बिहार से लेकर यूपी तक इन महिला चैंपियन का दम दिख रहा है। यानी भारतीय खेल की दुनिया बदल चुकी है, जो दुनिया को ये एहसास दिला रही है कि इस विमेन पावर से बच के रहना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में पूरे देश की नजर टिकी हुई थी वाराणसी की वंडर गर्ल पर। उम्मीद पूरी हुई और 7 समंदर पार पूनम यादव ने देश के नाम ब्रॉन्ज मेडल कर दिया। माता पिता को उम्मीद थी कि उनकी बेटी देश का नाम रोशन करेगी। वाराणसी का एक छोटा सा गांव में बूढ़े माँ बाप, बूढ़ी आंखों में तैरता उम्मीदों का कारवां और 7 समंदर पार बेटी शान से लहराती भारतीय तिरंगा। हकीकत की ये कड़ियां कुछ इस तरह से गुथी हुई हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इन 2 तस्वीरों में 7 समंदर पार की दूरी छिपी हुई है। एक तरफ माता पिता को अपनी बेटी से मेडल की उम्मीद थी, तो वहीं दूसरी तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स में बेटी अपने दम को दुनिया के सामने दिखा रही थी। वाराणसी की इस वंडर गर्ल का नाम है पूनम यादव। पूनम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में जो कारनामा किया है, उससे अब इस खिलाड़ी को इंटरनेशनल खिलाड़ी के नाम का तमगा मिल चुका है। महिला वेट लिफ्टिंग में वाराणसी की इस बेटी ने देश को ब्रॉन्ज मेडल की सौगात दी। 63 किलोग्राम कैटेगरी में कुल 202 किलो वजन उठाकर पूनम ने तीसरा स्थान हासिल किया। 19 साल की पूनम का ये पहला कॉमनवेल्थ मेडल है। दूसरे खिलाड़ियों से उन्हें कड़ी टक्कर जरूर मिली, लेकिन माँ बाप को किया हुआ वादा पूरा किया इस नई चैंपियन ने। पूनम के मेडल का रंग भले ही सुनहरा और चमकीला ना हो, लेकिन तांबे का ये मेडल इस खिलाड़ी के लिए गोल्ड और सिल्वर से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फरीदाबाद की शूटर खिलाड़ी अनीशा सैयद ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल पर निशाना लगाया। अनीशा की इस उपलब्धि से शहर भर में खुशी का माहौल है। कहीं केक कटिंग तो कहीं ढोल नगाड़ों पर नाच गाना। जी हां, ये जश्न की तस्वीरें फरीदाबाद की हैं, जहां पर शूटर अनीशा सैयद के परिवार वाले उनके कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीतने की खुशी मना रहे हैं। अनीशा की जीत की खबर जैसे ही परिवार वालों को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस मामले में मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार की कुछ कमी रही है। जिस स्तर की ये खिलाड़ी है, इसको उस स्तर का मान सम्मान नौकरी के मामले में हरियाणा ने नहीं दिया। हरियाणा जो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत बड़े बड़े दावे करती है, उसे अपने इस जेन्युइन स्पोर्ट्समैन के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। और पिछली बार अनीशा ने 2 गोल्ड मेडल जीते थे और इस बार भी बहुत अच्छे प्रदर्शन के साथ सिल्वर मेडल जीता है। बहुत खुशी है हमें और हम नाज करते हैं। अनीशा की जीत की खुशी तो थी ही, लेकिन खुशी के इस मौके पर भी लोगों में एक टीस साफ दिखाई दे रही थी। अनीशा के भाई ने हरियाणा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि अनीशा ने पहले भी कई मेडल हासिल किए हैं।
लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से आज तक उन्हें नौकरी नहीं दी गई, जबकि दूसरे खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है। सीएम साहब ना ही अपॉइंटमेंट देते हैं कभी, ना ही साइन कर गया। तो लास्ट टाइम मैं मिला था मिस्टर खंडेलवाल से, उन्होंने कहा सारी चीजें डन है, बस सिग्नेचर बाकी है। वो सिग्नेचर आज तक नहीं हुई फाइल। अनीशा पहले भी शूटिंग में कई बार अपना दमखम दिखा चुकी हैं, लेकिन अगर इसी तरह खिलाड़ियों की अनदेखी होती रही तो खिलाड़ियों का मनोबल कैसे बढ़ेगा। विपिन बंसल, जी मीडिया, फरीदाबाद। अब तक आपने भारतीय गोल्डन गर्ल्स की कहानी देखी, अब आपको मिलवाते हैं ऑस्ट्रेलिया के उस गोल्डन गर्ल से जिसने दुनिया के साथ में नई मिसाल कायम की। ऑस्ट्रेलियन पैरा एथलीट मेडिसन एलियट दिमागी बीमारी से बचपन से ही जूझ रही है, लेकिन हर मुश्किल को उन्होंने अपनी मंजिल बना लिया। हौसला है तो हिम्मत है और उसके आगे है जीत। ऑस्ट्रेलिया की महिला पैरा एथलीट मेडिसन एलियट इसकी मिसाल हैं। सेरेब्रल पाल्सी नाम की बीमारी से जूझ रही स्विमर मेडिसन ने अमेरिका के लेजेंडरी एथलीट जेसिका लॉन्ग के 100 मीटर S18 फ्री स्टाइल में बनाए वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने बेहतरीन प्रदर्शन से लांघा। रेस पूरी हुई तो मेडिसन की निगाहें बोर्ड पर अपनी टाइमिंग पर थी। जब इतिहास रचने का एहसास हुआ तो आंखों से आंसू खुद ब खुद छलक आए। वैसे उनके लिए कामयाबी की कहानी नई नहीं है। लंदन पैरालंपिक में भी मेडिसन ने एक गोल्ड समेत 4 मेडल जीते थे। वैसे मेडिसन के चैंपियन बनने की कहानी पूरी फिल्मी है। उन्हें जन्म से ही सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी है। मां के कोख में ही पड़े ब्रेन स्ट्रोक की वजह से उनके दाहिने दिमाग में लकवा हो गया। जन्म के समय वो सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ने लगी। 4 साल की उम्र में डॉक्टरों को उनकी इस बीमारी के बारे में पता चला। हालांकि उनकी बीमारी के बावजूद उनके परिवार ने हौसला नहीं छोड़ा। मेडिसन का हौसला बढ़ता रहा। नतीजा ये कि महज 11 साल की उम्र तक ही उन्होंने स्विमिंग और एथलेटिक्स में 6 ऑस्ट्रेलियाई रिकॉर्ड बना डाले। कामयाबी की कहानी जारी है और मेडिसन के मजबूत हौसले और बुलंद इरादे बता रहे हैं कि उनकी इस कहानी में कई और सुनहरे पन्ने जुड़ने को हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।